Now the next problem is let A of Z1, B of Z2 and the C of Z3 are the vertex of an equilateral triangle, then prove that the Z1 square plus Z2 square plus the Z3 square is equal the Z1 Z2 plus Z2 Z3 plus Z3 Z1. If Z1 Z2 Z3 are the vertices of an equilateral triangle, the simply prove that कि ये रिलेशन उनके वर्टेक्स यानी कि इज अ पोजिशन वेक्टर में इज अ हमेशा ट्रू होगा. नाउ आपको सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, उसके बीच में इक्वेशन है, और वो इक्वेशन जो इस्टेब्लिश होती है वो इज अ रोटेशन मेथड से इस्टेब्लिश होती है. यहाँ पे आपको ये नहीं दे रखा है कि ये Z1, Z2, Z3 किस ऑर्डर में है, क्लॉक या एंटी क्लॉक. तो कोई भी प्रूफ दैट के लिए एक ऑर्डर आपने फिगर में कंसिडर कर लिया. यहाँ पर आपको इस पॉइंट के अबाउट एक एंगल भी पता है π/3 और ये L है और ये भी L है. तो आपने इस वेक्टर को इस वेक्टर के डायरेक्शन में रोटेट कर दिया ऑफ एन एंगल कितने पे, π/3 पे. तो आपने इस वेक्टर का पहले वेक्टर लिखा Z3 माइनस Z2 अपॉन L इज होल मल्टीप्लाइड बाई e की पावर आयोटा π/3 इज इक्वल टू की एंटी क्लॉकवाइज सेंस द Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाई L. L से L बन गया तो सिंपल एक वेक्टर इक्वेशन आ गई या एक रिलेशन आ गया. लेकिन वो रिलेशन गिवन रिलेशन के जैसा तो नहीं अपीयर हो रहा है. तो इस e की पावर आयोटा π/3 को इस इक्वेशन से हटाने का इस एक तरीका ये आप अप्लाई कर सकते हो इसके आगे कि आप एक और जगह पे रोटेशन अप्लाई कर दिया. मैंने इस मेथड में यहाँ पे Z3 के अबाउट रोटेट किया इस वेक्टर और इस वेक्टर को इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे भी आपको एंगल पता है सिंपली π/3 ही है. तो यहाँ पर आपने इसको लिखा द Z2 माइनस Z3 डिवाइडेड बाई द Z2 माइनस Z3 वेक्टर डिवाइडेड बाई लेंथ यूनिट वेक्टर e की पावर, ये जो सेंस है वो आपका सिंपली क्लॉकवाइज सेंस है. तो e की पावर माइनस आयोटा π/3 इज इक्वल द Z1 माइनस Z3 अपॉन L. L से L यहाँ पे सिंपली कैंसिल हो गया. और अब अगर आपको यहाँ पर इस e की पावर आयोटा π/3 को हटाने के लिए आप सिंपल ये जुगाड़ कर सकते हो कि दोनों इक्वेशंस को आपस में आपने यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया. तो Z3 माइनस Z2 इज मल्टीप्लाइड बाई द Z2 माइनस Z3 इज इक्वेट विथ द Z1 माइनस Z2 इज मल्टीप्लाइड बाई द Z1 माइनस Z3. और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाइड करने पर सिंपल आपको यही सेम रिजल्ट मिलेगा. तो यहां पर e की पावर आयोटा π/3 को एलिमिनेट करने के लिए ये जुगाड़ मैंने देखा. अदरवाइज कि आप एक ही इक्वेशंस बनाते और आपको इस इक्वेशन को कहते कि मेरे को कैसे समझ में आएगा कि दूसरी जगह रोटेट करके वो हट जाएगा. लेकिन अब मैंने हिंट दिया है तो नेक्स्ट टाइम आपको ऐसे प्रोसीड करना चाहिए. दूसरा कि आप सिंपली इसी इक्वेशन को केवल, क्योंकि ये भी सफिशिएंट रिलेशन है इस Z1 Z2 Z3 के इक्विलेटरल होने के लिए, ये दोनों साइड इक्वल और वर्टिकल एंगल π/3 तो ऑब्वियस है, इस नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है.
यहां पर आप इस रिलेशन को लिख सकते हो इज अ cos पाई बाई 3 प्लस आयोटा sin पाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 is equate with the z1 minus z2 divided by the z3 minus z2। सिंपली आपने इसको डिवाइड किया, आपको इस इक्वेशन को इसमें बदलना है, इसमें स्क्वायरिंग अपियर हो रहा है, आयोटा कहीं पे भी अपियर नहीं हो रहा है। तो आपने क्या किया कि इस 2 को इधर और आयोटा का स्क्वायर करने पे चूंकि वो -1 हो जाता है, तो आयोटा रूट 3 इज इक्वल द 2z1 माइनस का 2z2 होल डिवाइडेड बाई द z3 माइनस z2 माइनस का 1। तो यहां पे आप इसको लिख सकते हो द 2z1 माइनस का 2z2 माइनस का z3 प्लस का z2 डिवाइडेड बाई द z3 माइनस का z2। यहां पे आप लिख सकते हो आयोटा का रूट 3 इज इक्वल द 2z1 माइनस का z2 माइनस का z3 डिवाइडेड बाई द z3 माइनस का z2। और बोथ साइड आप इसी का क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। बोथ साइड इसी रिलेशन का अगर हम यहाँ पर आयोटा को सिंपल एक तरफ रखने का ऑब्जेक्टिव यही था कि आयोटा स्क्वायर सिंपल आपका रियल नंबर में बदल जाएगा। तो ये माइनस का 3 मल्टीप्लाइड बाई द z3 माइनस z2 का सिंपल होल स्क्वायर, नॉट मॉड, सिंपल मतलब कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab इस इक्वेट विथ द 2z1 माइनस का z2 माइनस के z3 का होल स्क्वायर। और आप इस रिलेशन को सिंप्लीफाइड करोगे तो जो हैज प्रूव्ड है वही सेम चीज आपको फिर से मिल जाएगी। तो एक z1 z2 z3 आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये बात हमें प्रूफ करनी थी। और इनफैक्ट ये स्टेटमेंट हमें पर्टिकुलरली याद भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, याद भी रहना चाहिए कि अगर ऐसा है तो हम डायरेक्टली ये अप्लाई कर सके। अब आप समझो कि सर 2 वर्टेक्स दिए होते और यही आपको केवल a ऑफ z1 इसी को एंड b ऑफ z2 आर गिवन, ये सिंपली यहाँ पे गिवन होता और आपको c ऑफ z3 कैलकुलेट करना पड़ता सच दैट ABC ट्रायंगल ABC इज एंड सिंपली आपका क्या है, इक्विलैटरल है। अगर ये सिंपली इक्विलैटरल है तो z1 और z2 अगर गिवन है तो z3 के रिस्पेक्ट में ये जो रिलेशन है वो आपको एक क्वाड्रेटिक फ्रेम कर रहा है बच्चे। तो z3 का स्क्वायर माइनस z1 प्लस z2 इंटू z3 ये वाला पार्ट प्लस द z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर माइनस द z1 z2 बराबर 0। तो सिंपली ये आपको एक क्वाड्रेटिक फ्रेम करेगा और क्वाड्रेटिक के जो 2 रूट्स आएंगे यानी कि z1 और z2 अगर आपको इस वैल्यू फॉर्म में दे रखा है कि z1 एक पॉइंट है 1 प्लस आयोटा, z2 एक पॉइंट है 1 प्लस रूट 3 आयोटा, जो भी, तो इस z3 के रूट निकालने के लिए हम इस रिलेशन को अगर यूज करना चाहेंगे तो हम सोच फील कर सकते हैं कि यहाँ पर ये एक क्वाड्रेटिक बन रही है। तो z3 के बेसिकली यहाँ पर कितने रूट्स आएंगे, 2 रूट्स आएंगे। और क्योंकि यहाँ पे सेंस नहीं पता था, ये आप और फील करो कि 2 नंबर आने से क्या 2 ट्रायंगल पॉसिबल है क्या, तो मेरा कहना है कि यस, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल फ्रेम कर रहे हो तो एक इधर होगा और एक जस्ट इसी के इधर साइड होगा। ये C1 है और C2, C की 2 डिफरेंट पोजीशन Z3 की। तो इसलिए यहाँ से उस क्वाड्रेटिक से 2 रूट अपने आप आ जाएंगे। अगर क्योंकि सेंस नहीं पता था, अगर सेंस पता होता तो मैं सीधे रोटेशन अप्लाई करके भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, या वो 2 आंसर, 2 एक बार क्लॉक और एक बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके भी आप आंसर को कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हो। सिंपल सी बात है। यहाँ पे इफ मैंने कहा कि इफ
ABC is a simple next problem. ABC एक ट्रायंगल है जिसमें सपोज AB बराबर AC है and the angle BAC is equal the 2 अल्फा है. BAC is equal to the 2 अल्फा है. इस A आपका Z1 है, B पॉइंट आपका Z2 है और C पॉइंट आपका Z3 से रिप्रेजेंट है. Then find the value of Z2 minus Z3 का whole square whole divided by the Z1 minus Z2 into the Z1 minus Z3. इस रेशियो की आपको वैल्यू चाहिए in term of सिंपल अल्फा. अल्फा के टर्म में आपको इस रेशियो ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू को कैलकुलेट यहां पर करना है. अंडरस्टैंड सभी को? तो आपको यहां पर एक कांस्टेंट दे रखा है ए बी बराबर ए सी. तो आप सबसे पहले एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दिए जिसमें ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये वर्टिकल एंगल इस फिगर का 2 अल्फा है और ये लेंथ आपस में इक्वल है. तो ऑब्वियस है कि बचा हुआ एंगल का हाफ यानी कि पाई बाई टू माइनस का अल्फा और ये एंगल इस फिगर में पाई बाई 2 माइनस का अल्फा होगा. बोले इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट Z1 है, इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट Z2 है और इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट सिंपल यहाँ पे Z3 है. ये बात भी सभी को अच्छे से क्लियर हो गई. अब यहाँ पर अगर आप किसी भी दो लेग जिसमें आपको जो वेक्टर अपीयर हो रहा है Z2 माइनस Z3 Z1, अगर आप इसके अबाउट रोटेट कर रहे हो तो एक इक्वेशन बनेगी. अगर आपको इसके अबाउट रोटेट कर रहे हो इस पॉइंट के अबाउट इस वेक्टर को इस डायरेक्शन में, तो आप एक इक्वेशन यहाँ पे लिख सकते हो. अच्छा, ये लेंथ अगर a है तो ये लेंथ a है और ये बेस की वैल्यू यहाँ पर b है. एज्यूम दैट, क्योंकि यूनिट वेक्टर में उससे डिवाइड करना पड़ता है. तो इस रेशियो को देखा तो Z3 माइनस Z2 मल्टीप्लाइड बाई इस वेक्टर को इसके अबाउट रोटेट किया अपॉन में b e की पावर आयोटा पाई बाई 2 माइनस का अल्फा is the anti-clockwise sense is equate with the Z1 minus is simply Z2 divided by length A. Small a and b are real number जो कि लेंथ है. Z1 माइनस Z3 लाने के लिए इस पॉइंट के अबाउट मैंने फिर से सिंपली रोटेशन अप्लाई कर दिया. तो यहाँ पे लिखूंगा the Z2 minus Z3 upon B e की पावर, ये आपका एंटी क्लॉक, ये क्लॉक हो गया तो माइनस आयोटा पाई बाई 2 माइनस का अल्फा is simple equal to the Z1 minus Z3 upon A. ये रेशियो लाने के लिए आप बोल सकते हो कि इन दोनों का आपने सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया. तो यहां से माइनस कॉमन निकाल दूं तो ये Z2 माइनस Z3 का होल स्क्वायर हो जाएगा. तो Z2 माइनस Z3 का होल स्क्वायर माइनस बाहर लगाया, b का स्क्वायर हो गया. इस इक्वेट विथ द Z1 माइनस Z2 होल मल्टीप्लाइड बाई द Z1 माइनस Z3 अपॉन a स्क्वायर आ गया. इसको इधर और इसको इधर ले जाए तो इस रेशियो की वैल्यू माइनस का b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर आ गया. लेकिन ये तो a और b के टर्म में हुआ. आपको आंसर किसके टर्म में चाहिए था? अल्फा के टर्म में चाहिए था. तो आप थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर सकते हो. इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये एंगल अल्फा, ये लेंथ यहाँ पे b बाई 2, बोलो बच्चे,
तो यहाँ पर आप मेरे को इज अ b/2 डिवाइडेड बाई a इज इक्वेट विथ इज अ सिंपली साइन अल्फा। ये बोल सकते हो b/2 अपॉन a इज इक्वल टू साइन अल्फा। द b/a इज इक्वल द 2 साइन अल्फा। तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर यानी कि दिस इज इक्वेट विथ माइनस का 4 साइन स्क्वायर अल्फा। ये आपका यहाँ पर सिंपल इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि ये जो रेशियो ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने पूछा है वो हैंस प्रूव्ड एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस टाइप से इस प्रॉब्लम में हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी। तो आपको इस वेक्टर इक्वेशन को अल्फा का जो भी फंक्शन होगा आपको सबसे पहले फील करना था कि ये एक रोटेशन ऑफ सिस्टम का प्रॉब्लम था, जिसमें हम इस तरह से रोटेट करके वो रेशियो ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को फ्रेम कर सकते हैं। आई बात समझे सभी को यहां तक अच्छे से? नाउ द नेक्स्ट इज सिंपली, अगर मैंने कहा आपसे कि लेट a of z1 and the b of z2 are 2 points on a circle mod z is equal to r, and the tangents are drawn to A and B meet at point P of Z0, then prove that the Z0 is equate with the Z1 Z2 divided by the Z1 plus Z2. So I think 2Z1 plus Z2 divided by Z1 plus Z2 ऐसा ये होगा। तो A of Z1 and B of Z2 are the 2 points on the circle mod Z is equal to R. The tangents are drawn to A and B meet at a point P of Z0. तो आपको ये प्रूफ करना है इस Z0 की वैल्यू इन द टर्म ऑफ Z1 एंड Z2। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक सर्कल है जिसपे आपके पास 2 पॉइंट है, A ऑफ Z1, ये आपके पॉइंट है B ऑफ Z2, इस पे आपने ऐसे टेंजेंट ड्रॉ की, इस पे आपने टेंजेंट ड्रॉ की। ये कहीं पर भी इज नॉट अ सिमेट्रिक, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है Z0। ऑब्वियस है A एंड B डायमीटर के अपोजिट पॉइंट नहीं है, अदरवाइज ड्रॉन टेंजेंट आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब वो यहां से भी क्लियर है कि Z1 प्लस Z2 के जीरो होने का मतलब Z1 और Z2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट हो गए। तो इस सर्कल में आपको A ऑफ Z1 B ऑफ Z2 इस तरीके से दे रखा है और आपको Z0 Z1 और Z2 के टर्म में निकालना है। यानी कि आपको सबसे पहले ये फील करना है कि ये रोटेशन का क्वेश्चन है। रोटेशन के इस क्वेश्चन में आप सिंपली मेरे से बोल सकते हो कि एक सर्कल है जिसपे 2 पॉइंट है और उस पॉइंट पे आपका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस कितनी है R। तो इस को यहां पर ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये रेडियस अगर हम इसको इस एंगल को यहाँ पे थीटा एज्यूम करें तो इस फिगर में ये एंगल पाई माइनस थीटा हो जाएगा। और चूंकि एक्सटर्नल पॉइंट से ये लेंथ ऑफ टेंजेंट्स नहीं आपस में यहाँ पर क्या होगी, इक्वल होगी। तो थीटा को एलिमिनेट करने के लिए 2 जगह पे रोटेशन अप्लाई करोगे। एक तो तुमने ओरिजिन के अबाउट इस वेक्टर को इस वेक्टर की डायरेक्शन में रोटेट किया ऑफ एन एंगल थीटा, ये एरो बना लिया अपनी सुविधा के लिए। तो क्या इक्वेशन लिखोगे यहाँ पे बच्चे, Z2 अपॉन R माइनस 0
e की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू द z1 अपॉन r और r कैंसिल हो गया, तो e की पावर आयोटा थीटा से इसको मल्टीप्लाई करने पर ये इक्वेशन इस तरीके से फ्रेम हो गई। द z1 अपॉन z2, द z1 अपॉन z2 e की पावर आयोटा थीटा हो गया। अब इस थीटा को z0 के फिगर में लाने के लिए, क्योंकि अब मैं इस पॉइंट के अबाउट इस वेक्टर को और इस वेक्टर की लेग को इस तरह से रोटेट करना पसंद करूंगा, तो यहां पर मैं लिखूंगा द z2 माइनस z0 is divided by L, z2 minus z0 divided by L e की पावर माइनस का आयोटा पाई माइनस थीटा इस इक्वेट विथ, क्योंकि वो क्लॉकवाइज सेंस था, z1 माइनस z0 अपॉन L के बराबर कहलाएगा। ये सभी को क्लियर यहां तक अच्छे से? ये अपॉन का L इस तरीके से सिंपली कहलाएगा, और ये L और L सिंपली यहाँ पे कैंसिल हो गया। ये सेकेंड इक्वेशन और ये फर्स्ट इक्वेशन, इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को यूज करके अगर आपको e की पावर आयोटा थीटा को खत्म करना था, तो z2 माइनस का z0 होल मल्टीप्लाइड बाय e की पावर माइनस आयोटा पाई e की पावर आयोटा थीटा z1 माइनस z0। e की पावर माइनस आयोटा पाई की वैल्यू cos पाई माइनस आई साइन पाई, यानी कि नेगेटिव cos पाई माइनस और साइन पाई 0, तो माइनस का z2 माइनस z0 e की पावर आयोटा थीटा की जगह पर z1 अपॉन z2 इज इक्वल द z1 माइनस z0, तो माइनस का z1 z2 प्लस z0 z1 इज इक्वल द z1 z2 माइनस z2 इंटू z0। इसको इधर लेके गए, तो z0 इज इक्वल द 2z1 z2 अपॉन z1 प्लस z2, ये हैंसप्रूफ हो गया। तो यानी कि इस सर्कल के इस z1 और z2 पे जो ड्रॉन टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का पोजीशन वेक्टर हम z1 और z2 के टर्म में इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। आई बात समझ में? ये आपने रोटेशन अप्लाई करके गिवन पोजीशन में एक इक्वेशन स्टैब्लिश किया, और दो जगह पे रोटेशन इस तरीके से अप्लाई किया, क्योंकि एक जगह पे थीटा एज्यूम करना पड़ा, तो इस थीटा को खत्म करने के लिए, e की पावर आयोटा थीटा को खत्म करने के लिए एक और जगह पे रोटेशन आपने अप्लाई किया है। अंडरस्टैंड? लेट द z1 and z2 are simply the root of quadratic equation z square plus pz plus q बराबर 0। If z1 and z2 are the root of this equation, where p and q are belonging to the complex number, maybe complex number, z1 and z2 are the root of this equation, is the z1 is given by point A of z1 represent हो रहा है, b z2 is represent the point B in Argand plane, such that the angle AOB is equal to alpha, where O is origin, where O आपका क्या है? सिंपल origin है। A of z1 आपका A पॉइंट से, z2 आपका B पॉइंट से, एंड एज वेल एज OA बराबर OB है। ये भी गिवन है, OA और OB आपस में क्या है? बराबर है। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर अपॉन q इन टर्म ऑफ अल्फा। अल्फा के टर्म में इस रेशियो की वैल्यू क्या होगी आपको बताना है। z1 और z2, p और q आपका पोजीशन वेक्टर नहीं है, इज द a ऑफ z1 एंड b ऑफ z2 आर द पोजीशन वेक्टर है ना? ऐसा हमें गिवन है।
तो a ऑफ z1 एंड b ऑफ z2 अगर सिंपली पोजीशन वेक्टर्स हैं तो ये आप कह सकते हो कि ये a ऑफ z1 हो गया, ये b ऑफ z2 हो गया, और ये ओरिजिन है इस ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में, और ये एंगल अल्फा है। z1 ऊपर ले ले या z2 इज द ऑर्डर, कुछ भी अगर डिफाइन नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रूफ दैट के क्वेश्चंस में। तो z1 यहाँ पे z2 और ये लेंथ इक्वल है, तो ये बात क्लियर है कि z1 इंटू ई की पावर आयोटा अल्फा इज सिंपली z2 के बराबर होगा। यहां से हम ये रिलेशन बहुत आराम से बोल सकते हैं, क्योंकि z1 और z2 इसी क्वाड्रेटिक के रूट है, तो द z1 प्लस z2 इज इक्वल टू माइनस का p, द z1 z2 इज इक्वल टू द q। द z1 प्लस z2 की वैल्यू माइनस का p और प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज सिंपली q। द p का स्क्वायर यानी कि माइनस खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमें अल्फा z1 z2 के टर्म में पता है, तो p और q को z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर अपॉन z1 z2 लिख सकते हो। इसको लिख सकते हो z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2z1 z2 अपॉन z1 z2। ये 2z1 z2 क्योंकि ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर नहीं है कि वो z1 इंटू z2 बार वो लिखो, अलग अलग डिवाइड कर दो तो ये z1 अपॉन z2 हो जाएगा, प्लस z2 अपॉन z1 हो जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। ये नंबर आपका z1 अपॉन z2 आपका e की पावर माइनस आयोटा अल्फा, e की पावर आयोटा अल्फा प्लस 2, दिस इज इक्वल द 2 cos अल्फा प्लस 2, दिस इज इक्वल द 2 इंटू 1 प्लस का cos अल्फा, the 2 into 2 cos square alpha by 2, the 4 into cos square alpha by 2। ये आपका यहाँ पर इस रेशियो की वैल्यू हो जाएगी सिंपली इन द टर्म ऑफ किसके बच्चे, अल्फा के टर्म में। आप इस तरीके से ये वैल्यू यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर बेसिकली आपको एक सिंपल रोटेशन लगाकर इस जब भी पॉइंट इसके वेक्टर्स के बीच का एंगल और इक्वेशन p और q में लिखना था, p और q z1 z2 के टर्म में थे, तो z1 z2 को ही अल्फा के टर्म में लिखना था। कुल मिलाकर ऐसा हमें अपीयर होना चाहिए। अंडरस्टैंड यहाँ तक? नेक्स्ट इज यहाँ पर इफ मैंने कहा कि a ऑफ z1 कॉमा b ऑफ z2 एंड द c ऑफ z3 आर सिंपल द वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड द z0 इज द सेंट्रॉइड ऑफ triangle ABC, then prove that the z1 square plus z2 square plus z3 square is equal the 3z0 का स्क्वायर। तो अगर एक ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं ये तीनों और उसका सेंट्रॉइड z0 है, तो मेरा आपसे ये कहना है कि यहाँ पर ये a ऑफ z1 है ना, a ऑफ z1 है, b ऑफ z2 है और c ऑफ z3 है। अच्छा, सेंट्रॉइड की जगह पे सपोज सरकम सेंटर भी दिया होता तो भी एक ही बात होती बच्चे इस क्वेश्चन में, तो क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए दोनों एक ही चीज होंगी। तो ये z0 है, तो चूंकि z1 z2 z3 आपके वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये बात अपन ने पहले ही प्रूफ कर रखी है कि द z1 स्क्वायर प्लस द z2 स्क्वायर प्लस द z3 स्क्वायर इज इक्वल द z1 z2 प्लस द z2 z3 प्लस z3 z1 के बराबर होगा।
सरकम सेंटर दिया होता चाहे इस सेंट्रॉइड दिया होता, दोनों एक ही पॉइंट होंगे इसमें, तो Z0 इज इक्वेट विथ सिंपली ये आपका Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा सेक्शन फॉर्मूले से। इसको बोथ साइड आप स्क्वायरिंग करेंगे तो 9Z0 स्क्वायर, Z1 स्क्वायर, Z2 स्क्वायर, Z3 स्क्वायर, सिंपल a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 2Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, और ऊपर से इसकी वैल्यू पुट कर दे तो 3 टाइम्स और 9 से 3 कैंसिल, तो हैज प्रूव कि ये आपका रिलेशन हमेशा होल्ड करेगा। ओके, यहां तक सभी को अच्छे से